साल 1881 में आर्कियोलॉजिस्ट का एक गिरोह मिस्र के एक छोटे से गांव सकारा में सर्वेक्षण कर रहा था। तभी खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी चीज खोज निकाली थी जिसका जिक्र कुरान में बार बार किया गया था, और ये चीज कुछ और नहीं मिस्र के सबसे बड़े फिरौन रैमसेस द सेकंड की लाश थी। ये वही रैमसेस द सेकंड था जिसने कत्ल करने के इरादे से मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया और फिर उसकी दरियाए नील में डूबकर मौत हो गई। फिरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में डूब गया, लेकिन उसकी लाश 19वीं सदी तक दुनिया की आंखों से ओझल रही। किसी को पता नहीं था कि कुरान में जिस फिरौन की लाश को कयामत तक महफूज रखने का वादा किया गया है वो आखिर है कहां। लेकिन साल 1881 में सकारा में मिले एक ताबूत ने पूरी कहानी तब्दील कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी किसने सुनी नहीं होगी। यही वो बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया और इंसानों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए। जो उसे खुदा तस्लीम न करता उसे मिस्र की जमीनों में जिंदा दफन कर दिया जाता। एक दिन फिरौन ने ख्वाब में देखा कि जल्द ही मिस्र की सरजमीनों से एक बच्चा जन्म लेने वाला है जो उसकी सल्तनत और हुकूमत का खात्मा कर देगा। फिरौन ने पूरे मिस्र में ऐलान कर दिया कि आज से जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने न सिर्फ मूसा को पैदा किया बल्कि उनकी परवरिश उसी फिरौन के घर में करवा दी। मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने फिरौन को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो खुदाई का दावा करते हुए उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगा। वो अभी मूसा को खत्म करने के लिए अपना लश्कर तैयार ही कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील की तरफ चल पड़े। जैसे ही फिरौन को खबर मिली कि मूसा दरियाए नील की तरफ जा रहा है, उसने अपना लश्कर लेकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आगे दरियाए नील थी और पीछे फिरौन का लश्कर। अक्ल कहती थी कि आज मूसा या तो दरिया में डूब कर मरेगा या फिरौन की तलवार उसे कत्ल कर देगी। लेकिन तभी हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, अपनी लाठी को इस दरिया पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना आसा दरिया पर पटका, दरिया के बीचों बीच रास्ता बन गया और उनका पूरा लश्कर उसी रास्ते से दरिया पार कर गया। फिरौन ने जब मूसा को दरिया से गुजरते देखा तो उसने अपना लश्कर भी उसी रास्ते पर दौड़ा दिया, और जैसे ही बीच में पहुंचा तभी हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, अपना आसा जमीन पर पटक। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना आसा जमीन पर पटका, दरिया फिर से तेजी से बहने लगा और फिरौन और उसका पूरा लश्कर उसी नील नदी में गर्क हो गया। जमाने बीत गए, हजारों साल गुजर गए, न जाने कितने बादशाह आए और गए, कितनी सल्तनतें तबाह हुई। किसी को याद ना रहा कि मिस्र की सरजमीनों पर कोई फिरौन नाम का बादशाह भी गुजरा था। तभी अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में मूसा का जिक्र करते हुए फिरौन की मिसाल पेश की, और फिर दुनिया ने फिरौन की लाश को ढूंढना शुरू कर दिया। हर कोई जानता था कि अगर कुरान ने फिरौन की लाश को महफूज करने की बात कही है तो वो दुनिया के किसी न किसी कोने में जरूर मौजूद होगी। और आखिरकार 1881 में आर्कियोलॉजिस्ट ने मिस्र के एक छोटे से गांव में फिरौन की लाश को ढूंढ निकाला। 1980 के दशक में जब फिरौन की लाश पर अधिक चर्चाएं होने लगी तो उसे रिसर्च के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस भेजा गया ताकि उसकी लाश का गहराई से मुताला किया जा सके। लेकिन इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मुर्दा, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना जरूरी है। यही वजह है कि फिरौन दुनिया का पहला मुर्दा इंसान था जिसका पासपोर्ट बनाया गया। मिस्र ने न सिर्फ फिरौन का पासपोर्ट बनाया बल्कि उसे पासपोर्ट में किंग का दर्जा भी दिया। जब फ्रांस ने फिरौन की लाश रिसर्च के लिए मंगाई तो उसकी जिम्मेदारी वहां के सबसे बड़े वैज्ञानिक मोरिस बुकाय को सौंपी गई। इन्हें आज भी फ्रांस के इतिहास का सबसे बड़ा सर्जन माना जाता है। मोरिस बुकाय की लिखी किताबें आज अमेरिका से लेकर यूरोप की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। इन्होंने कई सालों तक सऊदी अरब के किंग शाह फैसल के फैमिली डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। मोरिस बुकाय ने जब फिरौन की लाश को देखा तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर फिरौन की मौत हुई तो हुई कैसे। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा कि फिरौन के पूरे जिस्म में नमक लगा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि इसकी समंदर में डूबकर मौत हुई है।
اور اس کے بعد ہی لاش پانی سے باہر آئی، لیکن اب سوال تھا کہ سمندر میں ڈوبنے کے بعد لاش باہر آئی تو آئی کیسے اور اتنے سالوں تک محفوظ کیسے رہی؟ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھے کہ ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ اس میں اتنا سوچنے والی بات کیا ہے؟ مسلمان تو صدیوں سے مانتے آئے ہیں کہ فرعون ڈوب کر مرا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن جب دوسرے ویگیانک نے بتایا کہ فرعون کے مرنے کا پورا واقعہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آخر مسلمانوں کو اتنا سٹیک ڈیٹا ملا کہاں سے، جبکہ فرعون کی ممی کو ملے ہوئے بس 200 سال ہوئے ہیں۔ مورس بکائے رات بھر قرآن میں بتائے گئے فرعون کے اس قصے کے بارے میں سوچتے رہے کہ کیسے 1400 سال پہلے کوئی کتاب اتنی سٹیک جانکاری دے سکتی ہے۔ اس ریسرچ کے بعد فرانس نے ممی کو کانچ کے گلاس میں پیک کر واپس مصر بھیج دیا اور مورس بکائے جدہ میں ہونے والی میڈیکل کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ سعودی میں ہونے والی اس کانفرنس میں دنیا بھر کے ویگیانک اور شودھ کرتا آئے ہوئے تھے۔ مورس بکائے بھی فرعون پر کی گئی اپنی اس ریسرچ کو بتانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ تبھی اسٹیج پر قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 پڑھی گئی کہ اب تو ہم تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مورس بکائے مارے جوش کے چیخ پڑے اور بھری محفل میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں آج ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان لاتا ہوں۔ فرانس واپس جانے کے بعد مورس بکائے نے لگاتار 10 سالوں تک قرآن اور وگیان پر شودھ کیا اور ثابت کیا کہ قرآن کی ایک بھی آیت سائنس کے سدھانتوں سے نہیں ٹکراتی، بلکہ سائنس آج جو کچھ بھی بیان کر رہا ہے قرآن نے اسے ہزاروں سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ قرآن کے اس معجزے کو دیکھ کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کے اس ویگیانک ستیہ کو جان کر اگر آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹا ضرور دبائیں۔